Jai Hind students, in this video I am going to make you understand the Hershey and Chase experiment which give you the unequivocal proof that DNA is the genetic material. Before this topic I have taught you the transforming principle given by Griffiths, then the biochemical nature proved by the three scientists Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy, that the transforming principle is the DNA, but these three scientists proved experiments was not universally accepted by the biologist. Here the last line it is written in the NCERT book that not all biologists were convinced. So after that an unequivocal proof mention that this point and this word is very important. Unequivocal proof means experiment and the conclusions which were drawn after the experiment was not the experiment it has not any doubt, means it clears all the doubts that DNA is the genetic material. इसके बाद कोई डाउट नहीं रह गया, ये अनइक्विवोकल प्रूफ था कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस के द्वारा 1952 में, एंड इसको शॉर्ट में हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. They give the unequivocal proof means the experiment and the conclusions drawn were left, no doubts were left after that DNA is not the genetic material. It was proved universally that DNA is the genetic material. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज किए वो थे इकोलाई बैक्टीरिया एंड वायरस बैक्टीरियोफेज. वायरस कौन सा? बैक्टीरियोफाज. All of you know already that bacteriophage is a virus that is bacteria eater. Okay. इसके बाद उन्होंने दो केमिकल सब्सटेंस का यूज़ किया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस P32 मीन्स फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 एंड सल्फर 35. रेडियो एक्टिव सल्फर मीन्स हैवी सल्फर 35 एंड हैवी फॉस्फोरस 32. ओके. इसके बाद उन्होंने क्या किया? एनसीईआरटी के लाइन्स को देखते हैं. The bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. ये जो बात है, ये जो लाइन है, ये आपको पहले से जाननी होगी. हमें पता है कि जो बैक्टीरियोफाज है उसको बैक्टीरिया ईटर कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करता है. और कैसे? ये अपने डीएनए को इसमें इंजेक्ट करता है, इसका डीएनए इसमें आता है. ओके. और ये डीएनए इस बैक्टीरिया के डीएनए से ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद ये बैक्टीरिया का डीएनए ही ये वायरस का डीएनए एंड प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है. ओके. वायरस का मीन्स ये मल्टीप्लाई करेगा तो वायरस का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा और ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के द्वारा वायरस का प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है. और ये बैक्टीरिया के अंदर ये वायरस पार्टिकल अपने डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए से ज्वाइन कराकर सेवरल पार्टिकल्स बनाते हैं, अपना पार्टिकल बनाता है बैक्टीरियल डीएनए को यूज करके. देन दिस बैक्टीरिया बर्स्ट आउट एंड many virus particles comes out. Okay, many virus particles then comes out and there is lysis of this bacteria and this is called as lytic cycle. ये आपको आगे चल के बैक्टीरियल या वायरस जेनेटिक रिकम्बिनेशन या जेनेटिक ट्रांसफ़र में पढ़ना है.
तो ये छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है कि बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया में कैसे ग्रो करता है। लाइटिक करता, लाइटिक करना मीन्स ब्रेक करना, और ब्रेक करके अपने आप को मल्टीप्लाई कराता है। कैसे? ये डीएनए अपना बैक्टीरिया को इंजेक्ट करता है। ये मैं डीएनए यहाँ अभी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब ये प्रूव है, हम जानते हैं कि डीएनए को इंजेक्ट करता है। लेकिन ये हर्शे एंड चेस, हर्शे एंड चेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो इसी बात को खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट किया है कि ये डीएनए जो है वो इंजेक्ट हो रहा है और बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या बैक्टीरिया से अपने मटेरियल्स को बना रहा है, या ये प्रोटीन हो रहा है। ओके, बट जब मैं इस एक्सपेरिमेंट को समझा रही हूँ तो ये बात समझना तुम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आखिर बैक्टीरिया करता क्या है। इसमें बैक्टीरिया जो बैक्टीरियोफाज है वो बैक्टीरियोफाज कैसे मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बैक्टीरियोफाज कैसे मल्टीप्लाई करता है। क्यों बैक्टीरियोफाज को हर्शे एंड चेस ने यूज किया? क्योंकि बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें बैक्टीरिया में इंसर्ट करता है एंड इसके प्रोटीन अपर पार्ट जो है वो बैक्टीरिया के बाहर ही रह जाते हैं, और देन ये वायरस का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से कंबाइन करके अपने डीएनए को मल्टीप्लाई भी कराता है, और देन बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अपना ये प्रोटीन पार्टिकल्स बनवाता है अंदर में, और फिर रिकम्बाइन करके मीन्स डीएनए एंड वायरस प्रोटीन पार्टिकल्स कंबाइन कर जाते हैं एंड कंप्लीट वायरस पार्टिकल्स इस बैक्टीरिया के अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है। और आफ्टर सम टाइम दिस बैक्टीरियल सेल लाइस्ड मीन्स फट जाता है, ब्रेक कर जाता है, एंड ऑल द वायरस पार्टिकल्स कम आउट। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज लाइटिक सेल किल। सो this bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. The bacterial cell treats the virus genetic material as it was its own and subsequently manufactures more virus particles. जब ये वही मैंने बताया कि जब ये वायरस जो है बैक्टीरियोफाज जो है ये बैक्टीरिया को में जब इंजेक्ट करता है अपने डीएनए को, तो इस बैक्टीरिया को लगता है कि ये डीएनए मेरा ही है, और ये डीएनए को अपना डीएनए समझकर मल्टीप्लाई भी करता है। तो वायरस का डीएनए मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करके वायरस का प्रोटीन बनना भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये डीएनए आखिर है किसका? ये तो वायरस का है, तो प्रोटीन बनाएगा ये किसका? वायरस का प्रोटीन बनाएगा। और इस तरह अनजाने में ये बैक्टीरिया वायरस का पार्टिकल्स अपने ही दुश्मन का पार्टिकल बनाना स्टार्ट कर देता है, और जब वायरस कंप्लीट कंबाइन कर जाता है, कैप्सिड मतलब अपर कवरिंग इज कॉल्ड कैप्सिड, और अपने जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन कर कर अपने ही मेकर को बैक्टीरिया को तोड़ता है, लाइसिस करता है और बाहर आ जाता है। सो हर्शे एंड चेस वर्कड इसी थ्योरी पे कि अरे बैक्टीरिया, इसी थ्योरी पे इसी लाइटिक साइकिल को यूज किया हर्शे एंड चेस ने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए। ओके, ये कंसेप्ट पहले से पता था, लेकिन इस कंसेप्ट को यूज किया गया अननोइंगली कि चलो देखते हैं। ऐसा तो ये तो पता ही है कि वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल देता है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन दे रहा है या प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है, इसका हम कैसे पता करेंगे? तो इस कंसेप्ट का यूज किया गया ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो वायरस है वो अपना डीएनए ही इंजेक्ट करता है, और ये डीएनए में ही कैपेबिलिटी है कि दूसरे सेल को ट्रांसफॉर्म कर दे, उसको चेंज कर दे। ओके, तो व्हाट दे डिड, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? दे परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट्स इन सेवरल स्टेप्स। ईच स्टेप को समझना बहुत ज़रूरी है। दे ग्रीव सम वायरसेस, यहाँ लिखा हुआ है, दे ग्रीव सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेंट रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर्स ऑन मीडियम दैट कंटेंट रेडियो एक्टिव सल्फर। अब हमें पता है कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग है, और ये कभी भी ग्रो करेगा जब इसको एक लिविंग मीडियम मिलेगा तब। तो एक बात यहाँ हमें पकड़नी होगी कि
ये जो लिख रहा है, दे ग्रो सम वायरसेज ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर्स मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर. Viruses grow in the presence of radioactive phosphorus contained radioactive DNA but not radioactive protein, because DNA contains phosphorus but not protein, but protein does not. अब देखिए, वायरस इसी तरह जैसे बैक्टीरियल को किसी मीडियम में, बैक्टीरिया को सिंपली अगर ग्रो कराना है तो उसके न्यूट्रिएंट मीडियम को हम एक पेट्री डिश में लेंगे और परफेक्ट अपने इन्वायरमेंट में इस न्यूट्रिएंट मीडियम पे बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे. लेकिन वायरस को हम इस तरह केवल न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो नहीं करा सकते, इसको एक लिविंग पार्टिकल चाहिए. तो देखिए हर्शे एंड चेस ने किया क्या, एक न्यूट्रिएंट मीडियम लिया जिसमें जो फॉस्फोरस को लिया वो रेडियो एक्टिव था, फॉस्फोरस 32. मीन्स इस न्यूट्रिटिव मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को डाला और इसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराया. ओके, बैक्टीरिया ग्रो हुआ. अब देखो, इस बैक्टीरिया को जब ग्रो करेगा, एक बैक्टीरिया आया, इनोकुलम डाला और फिर वो बैक्टीरिया बहुत सारा डिवाइड करके ग्रो करेगा. तो ग्रो करेगा तो न्यूट्रिएंट मीडियम कहाँ से यूज करेगा, जो हमने प्रोवाइड किया है, और उसमें फॉस्फोरस कैसा प्रोवाइड किया है, P32. उसी तरह एक और मीडियम लिया जिसमें उन्होंने यूज किया S35 का, मीन्स रेडियो एक्टिव सल्फर का. अब देखो, ये जब एक बैक्टीरिया, इनोकुलम डाला बैक्टीरिया का, और ये बैक्टीरिया जब अपने नंबर को इंक्रीज करेगा तो इसका जो भी बायोकेमिकल मॉलिक्यूल जिसमें सल्फर होंगे वो कैसे यूज होंगे, रेडियो एक्टिव सल्फर. और इस केस में जो भी बायोकेमिकल मॉलिक्यूल जो यूज़ होगा और उसमें अगर उसमें फॉस्फोरस होगा तो कैसा फॉस्फोरस उसमें इंटेंगल होगा, यूज्ड हो जाएगा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, क्योंकि हमने जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके रखा है उसमें फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है और एक मीडियम में सल्फर रेडियो एक्टिव है. ओके, तो दो मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो कराया. देन इसमें वायरस को से अटैक हुआ, वायरस को भी इंजेक्ट किया. ओके, अब ये वायरस इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करेंगे और इस वायरस, ये जो वायरस है बैक्टीरिया को इफेक्ट करेंगे. अब ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा और ये बैक्टीरिया जब ये प्रोटीन, और एक बात उससे पहले एक बात और, ये जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फोरस किस बायोकेमिकल मॉलिक्यूल का पार्ट है, फॉस्फोरस याद करो, डीएनए का पार्ट है. डीएनए में फॉस्फोरस, फॉस्फेरिक एसिड यूज होता है. डीएनए में कहीं भी सल्फर यूज नहीं होता है, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप याद किए होंगे तो. और सल्फर कहाँ यूज होता है, प्रोटीन में. ओके, बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे ऐसे बने रहते हैं. प्रोटीन का केमिकल फार्मूला एमाइनो, प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमाइनो एसिड से. अब आप अमाइनो एसिड का केमिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर याद किए होंगे तो ये R साइड चेन हो गया, ये H, ये आपका COO माइनस, ये NH3 प्लस. अब ये R जो है इसमें S हो सकता है. ओके, और ये प्रोटीन, और प्रोटीन के किसी में फॉस्फोरस नहीं होता है और डीएनए में फॉस्फोरस होता है. ये बातें जो हैं हमें याद रखनी होंगी. इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें कुछ बातें ऑलरेडी समझ जानी होगी. पहला तो लाइटिक साइकिल क्या है, वायरस कैसे ग्रो करता है बैक्टीरिया के अंदर, इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना होगा. देन फॉस्फोरस किसका पार्ट है, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स में किसका पार्ट है, तो डीएनए का. सल्फर किसका पार्ट है, तो प्रोटीन का. सो आफ्टर आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि उन्होंने बैक्टीरियोफाज अटैचेस टू द बैक्टीरिया, it was shown they grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus. तो they grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus. Only viruses no, that nutrient medium also contained the bacteria also. तभी तो ये वायरस खुद न्यूट्रिएंट मीडियम में थोड़ी ग्रो करेगा, ये बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करेगा, ये वायरस जो है वो सिंपल न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो नहीं करता. इसको बैक्टीरिया चाहिए ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए. तो
पहले बैक्टीरिया को उस न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया गया ताकि उस बैक्टीरिया के जितने प्रोटीन बने वो P32 के हो जाएं। फिर उसमें वायरस को इंजेक्ट किया गया। अब वायरस का जो प्रोटीन बनेगा वो भी कैसा बनेगा, तो इस वायरस में क्या हो जाएगा, प्रोटीन जो फास्फोरस है, तो इस वायरस में जो डीएनए हो जाएगा, डीएनए जो बनेगा वो आपका डीएनए कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसका जो डीएनए मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो डीएनए बना उसमें फास्फोरस 32 इंटेंगल हुआ, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम में फास्फोरस 32 है। इसलिए जब वायरस इस बैक्टीरिया को अटैक करेगा और मल्टीप्लाई करेगा तो इस वायरस का डीएनए कैसा हो जाएगा, फास्फोरस 32, रेडियो एक्टिव डीएनए। और इस तरह उन्होंने रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफाज को बनाया, not only by the use of or by growing this bacteriophage into a nutrient medium, but they put some bacteria in that nutrient medium and then add viruses, so that the viruses that grow inside the radioactive phosphorus containing bacteria will also contain the phosphorus radioactive DNA, because we already know that the virus particles use the DNA, use the medium or the biomolecular substance of the bacteria to grow their own particles। अब देखिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं उनके बैक्टीरिया, सल्फर किसका पार्ट है, प्रोटीन का, तो इस बैक्टीरिया के जितने भी प्रोटीनस पार्ट होंगे वो कैसे होंगे, रेडियो एक्टिव सल्फर। तो जब इन पे बैक्टीरियोफाज का अटैक होगा तो बैक्टीरियोफाज जब ये बनाएंगे, इनके अंदर जब बनेंगे तो जितने प्रोटीन इस बैक्टीरियोफेज के जो प्रोटीनस पार्ट है वो भी रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन कर लेंगे, क्योंकि इनका जो मदर बैक्टीरियोफाज है जिसको ये अटैक कर रहे हैं और जिनका मटेरियल यूज करेंगे बनने के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, उनके मटेरियल में, उनके प्रोटीन में S35 है, क्योंकि वो ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो कर रहे हैं जिसमें S35 है। So here in this way, here the bacteriophage result into कैप्सिड कंटेनिंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन। यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए आ गया और यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन आ गया, यहाँ पे आपका सल्फर 35 आ गया। तो इस तरह उन्होंने बैक्टीरियोफाज का डेवलपमेंट किया विथ फास्फोरस 32 containing bacteriophage containing radioactive phosphorus and a bacteriophage containing रेडियोएक्टिव सल्फर। तो एनसीईआरटी में जो यहाँ बात लिखी हुई है, दे ग्रू सम वायरसेज ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर्स ऑन द मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव सल्फर, दे डिड दिस एक्सपेरिमेंट इन दिस वे। ओके, कंप्लीट यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन ये बात समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। Now viruses grow in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA but not radioactive protein। अब फास्फोरस में जो बैक्टीरियोफाज फास्फोरस में प्रेजेंट ग्रो हो रहा है वो ऑफ कोर्स रेडियोएक्टिव फास्फोरस डीएनए कंटेन करेगा, नॉट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं है। और जो रेडियोएक्टिव सल्फर में ग्रो करेगा वहाँ पे रेडियोएक्टिव प्रोटीन उस वायरस में हो जाएगा, नॉट इन डीएनए, बिकॉज सल्फर इज नॉट द पार्ट ऑफ डीएनए। Similarly, in the same way, viruses grow on radioactive sulfur, contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur। अब आप यहाँ तक समझ गए। Now next step, तो पहले हर्शे एंड चेस ने रेडियो एक्टिव कंटेनिंग डीएनए बैक्टीरियोफाज को बनाया एंड रेडियो एक्टिव कंटेनिंग प्रोटीन, टू डिफरेंट बैक्टीरियोफेज को बनाया। और वो कैसे बनाया, ऐसे। ओके, नाउ अब इसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, नाउ सी व्हाट हैपेंड। रेडियो एक्टिव, अब जब दो आपके बैक्टीरियोफाज बन गए, एक बैक्टीरियोफाज आपका बना जिसमें रेडियो एक्टिव
जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, और एक बैक्टीरियोफाज आपका बना जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। ओके, इसमें आपका सल्फर कंटेनिंग P32 कंटेनिंग डीएनए है और इसमें S35 कंटेनिंग प्रोटीन है। देन इन द सेकेंड स्टेप these two different viruses were made attacked on bacteria। अब इसको अलग अलग बैक्टीरिया पे अटैक कराया गया। ओके, इस बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, सिंपल बैक्टीरिया, फिर से बैक्टीरिया को लिया गया और उस पर अटैक कराया गया। ओके, अब हमें पता है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है वो अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें डालेगा। ओके, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें डालेगा। दिस पॉइंट, नाउ दे परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट। सेकेंड स्टेप का एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया हुआ है। ये दोनों कैसे बने हैं ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, जो मैंने समझाया। अब ये दो वायरसेस बन जाने के बाद ये वायरस बैक्टीरिया को अटैक किए। ओके, नाउ हमें पता है कि लाइटिक साइकिल में वायरस जो है अपना डीएनए पार्टिकल इसमें इंजेक्ट करता है। तो जब इन्फेक्ट करेगा ये बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को, तो अपना डीएनए पार्टिकल्स इसमें इंजेक्ट कर देगा। ये भी वायरस अपना डीएनए पार्टिकल इसमें इंजेक्ट कर देगा। ओके, इसको ग्रोथ मीडियम, सिंपल ग्रोथ का मीडियम दिया गया और ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई किया। ये वायरस जो है इस बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई किया, ये वायरस इस बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई करेगा। देन इसकी ब्लेंडिंग कराई गई। ब्लेंडिंग कराने का मतलब है काफ़ी, ब्लेंड कराना मीन्स मिक्स कराना। ओके, ताकि दोनों जो है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बहुत सारे वायरसेस को बैक्टीरिया पे अटैक कराया गया। देन ये बैक्टीरिया जो है ग्रो किया होगा न्यूट्रिएंट मीडियम में और इससे ये वायरस पार्टिकल्स भी ग्रो किए होंगे। फिर ब्लेंडिंग कराई गई, मीन्स वायरस एंड बैक्टीरिया को मिक्स किया गया। ओके, सो दैट they can the virus particle and the bacterial particle can mix up and better environment for the virus growth can be given, that is called blending. Okay, now जब ये डीएनए इसमें गया, ये वायरस पार्टिकल का डीएनए इसमें गया, तो ये डीएनए मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे ये डीएनए मल्टीप्लाई करेगा। और हमें पता है कि प्रोटीनस पार्टिकल ऊपर ही रह जाते हैं, प्रोटीन के पार्टिकल ऊपर ही रह जाते हैं। यहाँ पे प्रोटीन के पार्टिकल यहाँ पे ऐसे वाले ऊपर ही रह जाएंगे एंड दिस लेफ्ट आउट प्रोटीन पार्टिकल आर कॉल्ड एज घोस्ट, घोस्ट कहे जाते हैं। ब्लेंडिंग कराई गई तो इनका ये इंटरनल पार्ट आपस में मिलजुल गया और इसका ये आपस में मिला जुला। देन ब्लेंडिंग कराने के बाद ओके, इसकी ब्लेंडिंग कराई गई। ब्लेंडिंग कराने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया। सबसे पहले तो इन्फेक्शन कराया गया ताकि मीन्स वायरस को बैक्टीरिया पर अटैक कराया गया, दोनों डिफरेंट वायरसेस को। फिर उनकी ब्लेंडिंग कराई गई, मीन्स पूरा मिक्स किया गया। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया। अब हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद मीन्स पतले से ट्यूब में बहुत एक्सेसिव एगिटेशन कराते हैं और उसको फिर जब रोकते हैं तो वो जो पूरा सॉल्यूशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की ओर आते हैं, ऊपर रहते हैं। देयर इज सेपरेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेपरेशन हो जाता है
जैसे दही से मक्खन निकालना भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन ही है मानिए, जिसमें क्या होता है, दही माठा जो है वो दूध लिक्विड नीचे और जो लाइटर पार्ट है मक्खन वो ऊपर आता है। दिस इज कॉल्ड सुपरनेटेंट, इसी को हम लोग सुपरनेटेंट कहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड सेडिमेंट, दिस इज सेडिमेंट, जो सेडिमेंट हो जाता है जब जो वायरस पार्टिकल जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, मीन्स डीएनए का पार्ट रेडियो एक्टिव था, देखा गया कि उसके सुपरनेटेंट में, ओके, उसके सुपरनेटेंट में मीन्स जो आपका फॉस्फोरस कंटेनिंग था, उसके सुपरनेटेंट में जिस बैक्टीरियोफाज का फॉस्फोरस जो था वो रेडियो एक्टिव था, मीन्स डीएनए जो रेडियो एक्टिव था उसके सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। अब बात ये ख्याल रखेंगे कि सुपरनेटेंट किस चीज़ का बना हुआ रहेगा, वायरस पार्टिकल्स का, जो कि लेफ्ट आउट हो जाते हैं, घोस्ट का जो कि बाहर बच गए हैं उसके सुपरनेटेंट बनेंगे, ओके। एंड ये सेडिमेंट किसका बनेगा, बैक्टीरिया का, ओके। तो बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग बैक्टीरियोफाज जिस बैक्टीरिया को अटैक किया था उसमें ग्रो किया एंड देन मीन्स उसकी ब्लेंडिंग की गई और ब्लेंडिंग के बाद उसको सेंट्रीफ्यूग किया गया ताकि बैक्टीरिया और ये घोस्ट वायरस अलग हो पाए। तो देखा गया कि जो सेडिमेंट था उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला, जो सेडिमेंट बना उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला और जो सुपरनेटेंट बना था प्रोटीन घोस्ट का उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी की पार्टिकल्स नहीं पाई गई। तो सेडिमेंट किससे बना था, बैक्टीरिया से, क्योंकि बैक्टीरिया हैवी पार्टिकल्स है। लेकिन जब हम बैक्टीरिया को इनिशियली लिए थे तो इसमें तो कोई रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स नहीं था, ओके। हम सिंपल बैक्टीरिया को लिए थे और बैक्टीरिया चूंकि हैवी है तो ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेडिमेंट किसका बनता है, बैक्टीरिया का बनता है, ओके, क्योंकि बैक्टीरिया हैवी है। तो जिस बैक्टीरिया को फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग डीएनए बैक्टीरियोफाज से अटैक कराया गया तो उसके सेडिमेंट में जो कि बैक्टीरियल पार्ट से बनता है उसके सेडिमेंट में फॉस्फोरस 32 को पाया गया और सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स नहीं पाया गया। अब सेकेंड केस में जिसमें प्रोटीनस पार्ट जो था वो रेडियो एक्टिव कंटेनिंग सल्फर था और हमें पता है लाइटिक साइकिल में जब डीएनए इंजेक्ट करता है वायरस तो बाहर की ओर घोस्ट मटेरियल रह जाते हैं, प्रोटीनस पार्ट रह जाता है। तो और ये बैक्टीरिया भी सिंपल था, इसमें कोई पार्टिकल्स जो थे वो रेडियो एक्टिव नहीं थे। अब डीएनए इनका सिंपल था तो जो यहाँ पे सेडिमेंट और सुपरनेटेंट बनेगा तो यहाँ पे जो सेडिमेंट बने वो किसका बना, यहाँ भी बैक्टीरिया का ही बनेगा, ओके। और यहाँ पे सुपरनेटेंट बनेगा वो किसका बनेगा, वायरस घोस्ट पार्टिकल्स का। तो अगर इस डीएनए में इस प्रोटीन में कैपेसिटी रहती, पहली बात तो हर्शे एंड चेस पता करना था कि ये जो पार्टिकल्स जा रहा है वो प्रोटीन है या डीएनए है, ओके। इसी को तो उनको प्रूफ करना था। तो जो पार्टिकल्स जा रहा है वो ये तो पहले से पता था कि वो पार्टिकल में कैपेसिटी है कि बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। यहाँ पे पार्टिकल्स जो गया उसमें कोई रेडियो एक्टिव नहीं था। अगर ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस इस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रहता तो यहाँ भी सेडिमेंट में रेडियो एक्टिव S35 मिलता। लेकिन जो पार्टिकल इस बैक्टीरिया के अंदर गया उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए और इसी में केवल कैपेबिलिटी है कि ये बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकता है,
इसलिए यहाँ पे सेडिमेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट इज S35 नहीं मिला। और यहाँ के सुपरनेटेंट में तुम्हारा सुपरनेटेंट किससे बना था? प्रोटीन से, S35 से। यहाँ के सुपरनेटेंट में S35 तुम्हारा प्रोटीन मिला। बैक्टीरिया दोनों केस में सिंपल यूज किए गए थे, ओके। केवल वायरस पार्टिकल्स दोनों केस में डिफरेंट यूज किया गया था। एक केस में डीएनए जो था वो रेडियो एक्टिव कंटेनिंग फास्फोरस था, और एक केस में जो वायरस पार्टिकल का प्रोटीन जो था वो सल्फर कंटेनिंग था। हमें चेक करना ये था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है। दो केस हम लिए, दोनों में दोनों को हम लोग रेडियो एक्टिव रखे, ओके। जब प्रोटीन को हम रेडियो एक्टिव रखे, हमें लाइटिक साइकिल पहले ही पता है कि जब वायरस पार्टिकल अपने डीएनए को इंजेक्ट करता है तो बाहर में प्रोटीन पार्टिकल्स लेफ्ट आउट हो जाते हैं और उन्हें घोस्ट कहा जाता है। फिर ये डीएनए जाकर इसमें मल्टीप्लाई करता। अगर प्रोटीन में ये क्षमता होती कि इस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर देता, तब तो इस बैक्टीरिया में S35 आना चाहिए था, लेकिन ब्लेंडिंग की गई, मतलब पूरा मिक्सअप किया गया और देन सेंट्रीफ्यूग किया गया, मीन्स अब सेपरेट किया गया इस घोस्ट को और इस बैक्टीरिया के एलिमेंट को सेपरेट किया गया ताकि घोस्ट और बैक्टीरिया सेपरेट हो पाए। तो देखा गया कि केवल घोस्ट पार्टिकल्स में रेडियो एक्टिव था, बैक्टीरिया में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। इट मीन्स कि जो सब्सटेंस अंदर गया है और बैक्टीरिया को वो रेडियो एक्टिव नहीं था। नाउ कंपेयर विद दिस केस। यहाँ पे डीएनए जो था वो रेडियो एक्टिव था, जो घोस्ट था वो प्रोटीन था, और प्रोटीन में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं था। जब इसकी ब्लेंडिंग की गई, मिक्सअप किया गया, और मिक्सअप करने के बाद सेंट्रीफ्यूग किया गया, तो सेंट्रीफ्यूग में वायरस पार्टिकल्स, जो घोस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो सुपरनेटेंट बनते हैं क्योंकि वो छोटे और हल्के होते हैं, और बैक्टीरियल पार्टिकल्स हैवी होते हैं, वो सेडिमेंट बनते हैं। जिस केस में डीएनए हैवी यूज किया गया था, उस केस में बैक्टीरियल जो सेडिमेंट बने उनके डीएनए पार्टिकल्स में फास्फोरस 32 पाया गया, लेकिन बैक्टीरिया का डीएनए पार्टिकल्स तो फास्फोरस 32 कंटेनिंग नहीं था। यहाँ भी बैक्टीरिया का डीएनए पार्टिकल्स फास्फोरस 32 कंटेनिंग नहीं था और वायरस का भी कंटेनिंग नहीं था। तो जैसा बैक्टीरिया था वैसा ही बनता चला गया। इसमें प्रोटीन का S32 कुछ भी इफेक्ट इसके डीएनए पर नहीं कर पाया, लेकिन चूंकि यहाँ पे डीएनए में फास्फोरस था, डीएनए में ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, तो पूरे जो बैक्टीरियल के जो मल्टीप्लिकेशन हुए और जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन हुआ और जो वायरस बना मल्टीप्लाई करके, तो उस बैक्टीरिया का जो वायरस है और वो जो बैक्टीरिया है उसके डीएनए में फास्फोरस 32 आया। But the bacteria we used was not containing phosphorus 32, but in sediment phosphorus 32 was found. This shows that DNA is only the transforming material which can transform the genetic material of other living organism, because here DNA containing phosphorus 32, when if infected by in a bacteria that doesn't contain phosphorus 32, the sediment containing the bacteria also contains the phosphorus 32. But in the case where protein containing sulfur 35, in the sediment containing bacteria no sulfur 35 was found. This proved that this sulfur 35, this protein doesn't have any transforming capacity. ये प्रोटीन को कोई ट्रांसफॉर्मिंग कैपेसिटी नहीं है, ये डीएनए ही है जो कि बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है. सो इट इज़ द अनइक्विवोकल प्रूफ गिवन बाय हर्शे एंड चेस, इन विच, जो कि 2 स्टेप में किया गया. पहले 2 डिफरेंट बैक्टीरियोफाज को बनाया गया
जिसमें एक बैक्टीरियोफाज की कवरिंग जो थी, प्रोटीन की कवरिंग कैप्सिड, उसमें सल्फर 35 था रेडियो एक्टिव, और जो डीएनए था, और दूसरा बैक्टीरियोफाज ग्रो कराया गया जिसमें जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव था, उसको भी एक अलग मीडियम में अलग तरीके से ग्रो कराया गया। देन ये दोनों डिफरेंट वायरसेस को लेकर फिर से बैक्टीरिया को सिंपल बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट कराया गया। इन्फेक्ट कराने के बाद उनकी ब्लेंडिंग हुई, viral coats were removed from the bacteria by agitating them in blender। जब हम ब्लेंडर में पूरा मिक्स कर देंगे तो उसको मिक्सिंग करने के बाद हैवी एंड लाइटर पार्टिकल्स में वो डिवाइड होंगे। द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूग। और सेंट्रीफ्यूग जो मशीन है उसमें स्पिन करने के बाद वायरस पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी की जांच हुई। जिस बैक्टीरिया को सल्फर 35 से इन्फेक्ट कराया गया था उस बैक्टीरिया में कोई सल्फर 35 पार्टिकल्स नहीं पाया गया, और जिस बैक्टीरिया को फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग डीएनए से इन्फेक्ट कराया गया था उसके तुम्हारे सेडिमेंट में phosphorus 32 मिला। This proves that the DNA is the only genetic material which has capability to transform the genetic material of other living organisms, and this is the unequivocal proof, means the proof which has no doubt, given by Hersey and Chase experiment। प्लीज़ इसको बार बार पढ़िए और धीरे धीरे एक एक करके समझिए। थोड़ा कंसेप्ट वाइज एंड स्टेप वाइज ये एक्सपेरिमेंट है, इसको 2-3 बार देखिए, और जो भी कंफ्यूजन है यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन गूगल क्लासरूम। ओके, थैंक यू।